सिमेट्रिकल नेटवर्क की हमने बात की थी, जिसमें हमने कुछ पैरामीटर निकाले थे हम लोगों ने, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर की डिस्कशन हुआ था। उसमें एक चीज ये कही गई थी सिमेट्रिकल नेटवर्क में कि सिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट पोर्ट को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। यही तो बताया था क्या था। जैसे मान लीजिए ये देखिए ब्लैक बॉक्स था, यहाँ पे ये 1 था, ये 1 डैश, ये 2 और 2 डैश, यहाँ V1 था हमारा, यहाँ V2 था, यहाँ I1 इनपुट करंट और ये I2 था। इसमें ये कहा गया था कि सिमेट्रिकल नेटवर्क में ये जो पोर्ट है, पोर्ट 1 को इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। किससे चेंज कर सकते हैं? पोर्ट 2 से। पोर्ट 2 से इंटरचेंज किया जा सकता है। इंटरचेंज मतलब जो कंडीशन आप पोर्ट 1 पे अप्लाई कर रहे हैं वो पोर्ट 2 पे दे सकते हैं, और पोर्ट 2 की जो वैल्यूज हैं वो पोर्ट 1 पे दे सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन उस समय हम लोग ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं वो। तो आज हम लोग वही इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहली इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, दिख रहा है ये आपको, जिसको Z0 से रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये दो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखिए ये नेटवर्क, देखिए आप इस नेटवर्क जो ब्लॉक दिख रहा है ना, ये सब एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है ये सिमेट्रिकल है। इसमें देखिए 1 2 3 और ये जो डैश डैश लिख रखा है ये ऐसे 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 करके ये इन्फिनिटी टाइम्स है ये। मतलब ये इन्फिनिटी तक चलेगा, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चलेगा ये ऐसे। इसको हम लोग कहते हैं कास्केडिंग। क्या बोलेंगे? कास्केडिंग। कास्केडिंग ऑफ स्टेजेस हैं ये, स्टेज, ठीक है। इसमें सभी जो नेटवर्क हैं, सभी जो ब्लॉक दिख रहे हैं वो सिमेट्रिकल नेटवर्क हैं आपको। अच्छा एक चीज और भी दिखने वाली है इसमें, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ऐसे करते करते एन ब्लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे, और लास्ट में एक Z0 लगा हुआ आपका एक लोड। इनपुट साइड से देखने पे आपको क्या इंपेडेंस दिख रहा है यहाँ पे? इनपुट साइड से देखने पे इनपुट इंपेडेंस आपको दिख रहा है Z0, ठीक है। अगर मान लीजिए इस ब्लॉक को हम यहाँ से हटा दें तो बाकी बचेगा ये वाला पार्ट, ये पार्ट बचेगा आपका, जिसमें स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज N तक बचेंगे आपके। लास्ट में Z0 टर्मिनेट लोड लगा हुआ है। तो यहां से देखने पे भी आपको इंपेडेंस क्या मिलेगा? यहां से देखने पे भी आपको इंपेडेंस Z0 मिलेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम्स कास्केडेड है ना। तो अगर एक स्टेज हटा भी देंगे तब भी आपको इंपेडेंस कितना मिलेगा? यहाँ पे Z0 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो आपका पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन है, इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको आप एक इंपेडेंस से डिनोट कर सकते हैं जिसका नाम होगा Z0। यानी कि इस पूरे जो नेटवर्क है आपका 2 स्टेज से लेके N स्टेज तक का, उसको आप एक लोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी Z0। और ये जो स्टेज है ये आपकी पहली वाली स्टेज है ये, ओके। किसी भी 2 पोर्ट नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस उस इंपेडेंस द्वारा बताई जा सकती है जिसे 2 पोर्ट नेटवर्क के एक पोर्ट पर जोड़ने पर दूसरे पोर्ट पर इक्वल इंपेडेंस जनरेट होता है। यहाँ पे हम लोग Z0 को क्या बोलेंगे? Z0 को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कहते हैं। दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपोगेशन कांस्टेंट का टर्म बार बार आता है। यहाँ पे स्टेज पहली स्टेज है जिसमें IS करंट इनपुट करंट है, यहाँ पे ये सेंडिंग साइड है आपका, ये स्टेज दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है, और ये एंड स्टेज है। मतलब एंड टाइम लगा हुआ है यहाँ पे कास्केडिंग में। पहले ब्लॉक की इनपुट करंट है IS और आउटपुट करंट है I1 दिख रही है आपको। और दूसरे वाले स्टेज की जो इनपुट करंट है वो I1 हो जाएगी और जो आउटपुट करंट है वो I2 होगी। सिमिलरली थर्ड स्टेज की इनपुट करंट I2 है और आउटपुट स्टेज I3 है। सिमिलरली nth स्टेज की जो इनपुट करंट होगी वो IN-1 है और आउटपुट करंट जो है IN है, जिसको हम लोग IR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और ये रिसीविंग एंड है, ये पोर्ट लास्ट स्टेज वाला है, लास्ट पोर्ट है ये इसको आप इनपुट पोर्ट कह सकते हैं और इसको फाइनल आउटपुट पोर्ट कह सकते हैं आप लोग उसको। इसी में हम इसका एक रेशियो निकालते हैं। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोपोगेशन कांस्टेंट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करंट इन एनी टू पोर्ट नेटवर्क। फॉर एग्जांपल IS अपॉन I1 इक्वल्स e टू द पावर गामा, ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये e टू द पावर गामा जो है ये आपका एक कांस्टेंट है, जिसमें गामा जो है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ओके, सिमिलरली I1 अपॉन I2 को भी हम e टू द पावर गामा लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही I2 अपॉन I3 को भी हम e टू द पावर गामा लिख सकते हैं। सिमिलरली IN-1 अपॉन IN को भी हम e टू द पावर गामा लिख सकते हैं। ओके, जहां पे IN हमारा IR है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, IS अपॉन I1 इक्वल्स I1 अपॉन I2 इक्वल टू I2 अपॉन I3 इक्वल टू IN-1 अपॉन IN और e टू द पावर गामा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, इसमें कोई किसी को डाउट बेटा? कोई डाउट है बेटा इसमें? ये जो इनपुट अपॉन आउटपुट करंट है ये एक रेशियो है बेटा, ये e टू द पावर गामा जो एक्सपोनेंशियली है, और गामा यहाँ पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट हम लोग उसको कह रहे हैं। अच्छा, IS अपॉन I3 क्या हो जाएगा? IS अपॉन I3 को क्या ले सकते हैं हम लोग? देखिए IS अपॉन I1 इंटू I1 अपॉन I2 लिख सकते हैं, इंटू I2 अपॉन I3 लिख सकते हैं ना इसको। ये देखिए I1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू की क्या ले सकते हैं हम लोग? IS अपॉन I1 की वैल्यू यहाँ से आपको e टू द पावर गामा मिल रही है, e टू द पावर गामा इंटू I1 अपॉन I2 की वैल्यू भी e टू द पावर गामा है, और I2 अपॉन I3 ये भी गामा है। अगर हम 3 स्टेज की बात कर रहे हैं, 3 स्टेज की मतलब IS अपॉन I3 की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, उस केस में प्रोपोगेशन कांस्टेंट कितना होगा? ये आपका हो गया e टू द पावर 3 गामा, हो गया ये IS अपॉन I3। ये देखिए अगर 3 स्टेजेस को हम लेके चलें तो आपको IS अपॉन I3 की वैल्यू 3 e टू द पावर 3 गामा मिलेगी। सिमिलरली अगर IS अपॉन IR करेंगे तो क्या होगा? इसमें n नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, तो e टू द पावर n गामा हो जाएगा, हो जाएगा ये। यहाँ पे जो ये गामा है ना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। इसमें देखिए जो अल्फा है ना, ये अल्फा ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट। ओके, इसको हम लोग एटीन्यूएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग? एटीन्यूएशन कांस्टेंट, जो रियल पार्ट का जो कांस्टेंट है, और जो यहाँ बीटा है ना, बीटा ये इसको बोलते हैं हम लोग फेज कांस्टेंट।
फेस कांस्टेंट, और ये इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस कांस्टेंट। अच्छा एक चीज और भी देख सकते हैं, अगर e टू द पावर गामा इक्वल टू e टू द पावर अल्फा प्लस जे बीटा लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, e टू द पावर अल्फा इंटू e टू द पावर जे बीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू e टू द पावर अल्फा इंटू e टू द पावर जे बीटा लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस बीटा प्लस जे साइन बीटा लिख सकते हैं हम लोग इसको। जैसे आप लोग ये लिखते थे e इक्वल टू आई थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर गामा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, e टू द पावर अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस जे साइन बीटा लिख सकते हैं हम लोग। ये हमें करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड और फेस एंगल के रूप में लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हमने बताया था एक बार, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, प्लस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया उसका, हो गया मैग्नीट्यूड। यस सर। और एंगल कितना होगा, एंगल tan theta is equal to एंगल कितना हो जाएगा, theta is tan इनवर्स tan inverse साइन sin beta upon साइन cos बीटा अपॉन cos कॉस beta. कॉस बीटा हो जाएगा। क्लियर है। इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, e टू द पावर अल्फा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 ये सब, और tan इनवर्स 10 बीटा हो tan जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। वेरी गुड। और ये बीटा हो आपका जाएगा हो जाएगा e टू द पावर अल्फा, एंगल कितना हो जाएगा, ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास, Beta आएगा सर। बीटा। बीटा आ जाएगा। यानी कि एक चीज क्लियर हो रही है इससे हमारी, e टू द पावर गामा इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एंगल बीटा लिख सकते हैं हम लोग इसको। यानी e टू द पावर जो गामा है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे अल्फा जो है वो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, बीटा इज ए फेस एंगल। क्लियर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेशनशिप आती भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है, ये फर्स्ट स्टेज हमारी। इनपुट में देखिए इंपेडेंस कितना है, Z0 है, इनपुट करंट कितनी है, IS है, फर्स्ट स्टेज की आउटपुट करंट I1 है। सिमिलरली ऐसे nth स्टेज की जो इनपुट करंट है वो IN-1 है, और आउटपुट करंट जो है वो IR है, और लोड जो टर्मिनेटेड है वो Z0 है। इसी सेम तरह से हम लोग इनपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, यानी जो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा है उसको निकाल सकते हैं हम लोग, ES कैसे निकलेगा, वही V इक्वल टू IR, यानी IS इंटू Z0, यही तो होगा, जाने इनपुट में बहने वाली करंट और इनपुट इम्पीडेंस Z0। सेम ऐसे ही आउटपुट वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं आप, आउटपुट में बहने वाली करंट यानी IR इंटू Z0, यहां भी आउटपुट इम्पीडेंस Z0 है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ES अपॉन ER इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, IS इंटू Z0 अपॉन IR इंटू Z0, ये Z0 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, IS अपॉन IR बचेगा। और IS अपॉन IR की वैल्यू कितनी है, देखिए सिमिलरली यहाँ पे देखिए IS अपॉन IR की वैल्यू कितनी आई है आपकी, देखिए फॉर nth कास्केडेड सिस्टम
ई टू द पावर एन गामा। इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको ले सकते हैं हम लोग ई टू द पावर एन गामा लिख सकते हैं। अब देखिए ई एस अपॉन ई आर इक्वल टू ई टू द पावर एन गामा, और एन गामा की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ई अल्फा ई टू द पावर गामा की वैल्यू है ई टू द पावर अल्फा एंगल बीटा थी, और एन टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा ई टू द पावर एन अल्फा इंटू एंगल हो जाएगा एन बीटा, हो जाएगा ये। तो ये इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। ओके, अच्छा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा अल्फा है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ये अभी बताया था हमने, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है, और बीटा फेज कांस्टेंट। ओके, कैसे भी निकाल सकते हैं, nth स्टेज, 5th स्टेज, 6th स्टेज, nth स्टेज का आपको फॉर्मूला मिल गया तो आप कितने भी स्टेज का यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिलेशनशिप और देखिए आप यहाँ पे भी ई एस अपॉन ई आर इक्वल टू बन रहा है हमारा आई एस अपॉन आई आर, बन रहा है, यानी कि ई टू द पावर अल्फा इक्वल्स मॉड ऑफ आई एस अपॉन आई आर लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं मॉड है, ये मॉड ऑफ आई एस अपॉन आई आर, इस रिलेशनशिप से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आई एस अपॉन आई आर लिख सकते हैं। अच्छा दोनों साइड लॉग ले सकते हैं हम लोग, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल आई एस अपॉन आई आर, लिख सकते हैं हम लोग उसको। यस सर। और अल्फा इक्वल टू, ये अगर लॉग बेस ई है तो इसको लॉग 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग बेस 10 आई एस अपॉन आई आर इंटू लॉग बेस ई टू द 10 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लॉग बेस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी को आइडिया है इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू 2.30, ठीक है। तो ये आगे आ गया, देखिए जब भी हम लोग को फॉर्मुलेशन करते हैं तो लॉग 10 में लेना चाहिए, लॉग 10 से क्या फायदा होगा हम लोगों को, टू 2.303 इंटू लॉग 10 आई एस अपॉन आई आर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी आपको याद होना चाहिए कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट का करंट से क्या रिलेशनशिप है। अच्छा एक चीज और भी है, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो नीपर में लिखे जाते हैं, NEPER नीपर पर किलोमीटर, क्योंकि इसका रिलेशन डिस्टेंस के साथ है। जैसे देखिए कोई भी ट्रांसमिशन लाइन, अभी आपका टॉपिक जो है ना नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ भी मायने रखती है, लेंथ की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो इसको जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आपकी नीपर पर किलोमीटर के हिसाब से। दूसरी टॉपिक हम लोग चल रहे हैं इंसर्शन लॉस के बारे में, कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर इनपुट और आउटपुट करंट, अगर इनपुट करंट देंगे और कोई अंदर नेटवर्क है, जैसे देखिए ये कोई नेटवर्क है, ये इनपुट करंट यहाँ जा रही है और आउटपुट करंट कुछ निकल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंदर इम्पीडेंस का नेटवर्क है तो लॉस कुछ ना कुछ होगा, कि अगर इम्पीडेंस का अंदर नेटवर्क है तो इनपुट में जो करंट दी जाएगी और आउटपुट में जो करंट निकलेगी उसकी वजह से कुछ एनर्जी में या पावर में लॉस होगा। यहाँ पे ये एक ही चीज है, ये एक चीज है, ये वोल्टेज सोर्स है, उसका इम्पीडेंस जेड है
उसके वजह से आई करंट फ्लो कर रही है, और आउटपुट में आपने एक ZL लगा रखा है, यानी लोड इम्पीडेंस लगा रखा है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। अगर इसके बीच में, इसके इन बिटवीन आपने एक नेटवर्क लगा दिया, देखिए नेटवर्क लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे I1 करंट जा रही है और यहाँ I2 करंट आ रही है, इसके बाहर में ये इम्पीडेंस सेम वही इम्पीडेंस है जो यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ लॉस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसर्शन लॉस। जब भी कोई वोल्टेज सोर्स होता है कि साथ में एक नेटवर्क अगर कनेक्टेड है और लोड पर आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट पे इसमें कुछ लॉस होगा। लोड में होने वाले इस लॉस को इंसर्शन लॉस कहते हैं, जिसको हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। मेजर इन लॉस इज मेजर इन लॉस, मेजर इन डेसिबल, डेसिबल, इसको ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं, किसी फॉरेन राइटिंग बुक में ऐसे भी लिखा हुआ IL इक्वल टू 20 log I1 अपॉन I2। ओके, देखिए एक चीज और भी इसमें बताना, ध्यान देने की बात है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर में क्या रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए आप अगर 100 वॉट की पावर इनपुट में दे रहे हैं, तो क्या 100 वॉट की पावर आपको आउटपुट में मिल पाएगी? क्या ये संभव है? क्या सेम पावर मिल सकती है, इनपुट में दी जाने वाली पावर आउटपुट में सेम पावर मिले? नो सर, लॉस होगा कुछ ना कुछ।